फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज खुशबू रानी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। उसका क्या इंट्रो होता है, उसमें कौन कौन से बैरियर तारीफ्स आते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस क्यों आया था। ठीक है, मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। International business is the business are who are conduct in the out of the boundary of any country. तो गाइस, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस होता है जो किसी भी देश की कंट्री के या किसी भी देश की कंट्री की बाउंड्री के बाहर होता है। मतलब देश के अंदर ना होके उससे बाहर होता है। इंटरनेशनल, इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरनेशनल बिजनेस में हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपने बिजनेस को ग्लोबली क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड अ बिजनेस ग्लोबली। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाई आर द नीड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। क्या हमें इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा नीड ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। नीड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस हमारे देश में या हमारी कंट्री में आया? फर्स्ट पॉइंट था हमारा, क्या है? इंक्रीज रेवेन्यू एंड ब्रांड अवेयरनेस। इंक्रीज रेवेन्यू एंड ब्रांड अवेयरनेस। सबसे फर्स्टली तो क्या था इंटरनेशनल बिजनेस का आने का सबसे पहला मोटिव क्या था कि हमारा जो भी रेवेन्यू, हमारे देश में जो भी इनकम है उसको कैसे उसको इंक्रीज करना, और जो भी ब्रांड है, जो भी हम जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं उसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस जागृत करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस ब्रांड के बारे में पता चल सके। तो इंटरनेशनल बिजनेस की नीड इसलिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी क्योंकि हर कंट्री कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू मतलब जो हमारी इनकम है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। और इंक्रीज कैसे होगी? जब ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आएगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा तो हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। उसके साथ साथ जो हमारा ब्रांड है उसकी भी क्या होगा? दूसरे दूसरे देशों में क्या होता है? अवेयरनेस होगी। हमारा ब्रांड भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उनको हमारे ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्रांड को खरीदेंगे। जितने से ज्यादा लोग उन ब्रांड्स को खरीदेंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास इनकम का सोर्स होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? मिनिमाइज reliance on the current
मार्केट। ये पॉइंट क्या बोलता है कि मिनिमाइज रिलायंस ऑन द करंट मार्केट। और इसका मेन पॉइंट क्या था कि जो भी जो ये समय क्या मेन पॉइंट था कि हमारी जो करंट मार्केट है, जो हमारी मार्केट है, उसमें जो रिलायंस थे, ठीक है, मतलब रिलायंस जैसी कंपनी को कम करना ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यू कंपनीज उस करंट मार्केट में ऐड हो सके। अगर ज्यादा से ज्यादा हमारी करंट कंपनीज जो इंटरनेशनल कंपनीज हो या कोई भी डोमेस्टिक कंपनी होगी या फिर कोई भी ऐसे फॉरेन हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई भी यहाँ फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई भी कंपनी होगी, अगर हमारे करंट मार्केट में आएगी तो उससे क्या होगा, हमारा बिजनेस ज्यादा एक्सपेंड होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे बिजनेस के बारे में पता चलेगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी। मतलब इसमें क्या मेन मोटिव था कि हमारी जो करंट मार्केट था उसमें और कंपनियों के साथ साथ जो हमारे इंटरनेशनल जो बिजनेस है उसको इस तरह बढ़ावा दे जिससे कि एक ही कंपनी की जो उसमें उसमें जो कंपटीशन जो कंपनी का जो उसमें वो था ना, क्या कहते हैं, काम करने का वो कम होता है। इसमें मिनिमम रिलायंस ऑन द करंट मार्केट, क्योंकि जो रिलायंस है उसका जो भी हमारे मार्केट पे जो भी असर पड़ा है उसको कम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट, कोलैबोरेट विद स्किल, कोलैबोरेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोलैबोरेटिंग विद स्किल्स इंडिविजुअल इंडिविजुअल and utilize the external source। थर्ड पॉइंट क्या था, किसलिए हमें इसकी नीड पे कि हमें जो भी हमारी स्किल्स थी, मतलब जो भी एक पर्सन उसकी जो भी स्किल्स थी उनको ऐसे कोलैबोरेट करना जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब जो बाहर के सोर्सेज थे उनको यूटिलाइज कर सके। इसमें मेन मतलब क्या था कि जो एक पर्सन उसकी जो स्किल्स थी, अगर उसको इंजीनियरिंग कर रहा है कोई पर्सन, अगर उसकी इंजीनियर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसी स्किल्स है तो उसको मोटिवेट करना था कि ज्यादा से ज्यादा हम उनको मोटिवेट करके क्या कर सके, उससे रिलेटेड जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज है मतलब उनके यूज से जो भी नई नई स्किल्स या जो भी नए नए मोटिवेशन आ रहे हैं उनको अपने देश में ला सके। इंटरनेशनल की बिजनेस की मदद से क्या हुआ, हमने क्या किया है कि जो भी हमारे स्किल्स थी उनको भी हमने इम्प्रूव किया पर्सन की, साथ ही साथ जो बाहर के जितने भी सोर्सेज थे जो भी बेनिफिट्स थे उनका अच्छे से यूटिलाइज किया जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो इजिली ग्रोथ हो सके। इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के द्वारा ही हम बाहर के सोर्सेज को यूज कर सकते थे उनके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की स्किल्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे तो हम जो भी एक्सटर्नल सोर्सेज जो बाहर के रिसोर्सेज है, बाहर की जो भी हमारे वर्क्स है उनको हम इजिली हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है उसके साथ भी क्या करना चाहिए, पूरी तरह कोलैबोरेट करना चाहिए, उसकी स्किल्स को मोटिवेट करना चाहिए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो बिजनेस है उसको डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ है हमारा पॉइंट, गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से क्या हुआ, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला। क्यों मिला? इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल बिजनेस की वजह से हमारा जो कंपटीशन था वो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कंपटीशन रिड्यूस हुआ, हमारे जो भी राइवल्स थे वो क्या हुए, कम हुए, राइवल्स कंपनीज क्या हुई, हमारी कम हुई। इससे हमें ये मिला कि हमें इस बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी इंटरनेशनल बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी हमारे रूल्स है उनको फॉलो करके हम अपने बिजनेस को फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे सकते हैं। मतलब हमारा बिजनेस फ्रीली इजिली वर्क कर सकता है किसी भी मार्केट में, उसमें किसी प्रकार का उसका कोई कंपटीशन नहीं होगा। ठीक है, उसने उसको कंपटीशन को कम किया, जो हमारी राइवल कंपनीज थी वो हमारे से कॉम्पिटिट नहीं कर सकती, क्योंकि हर इंटरनेशनल बिजनेस की कोई भी कंपनीज है जब भी किसी मार्केट में आती है या तो वो एक हो सकती है या दो कंपनी हो सकती है, उनका आपस में इंटरनेशनल उनका आपस में कंपटीशन हो सकता है।
बट लेकिन जब भी कोई डोमेस्टिक कंपनी होती है, उसकी उस कंपनी में क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, वो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, लाइक जैसे 6 कंपनीज होगी डोमेस्टिक की, और उसी मार्केट में हमारी 2 कंपनीज है इंटरनेशनल मार्केट की। तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो कंपटीशन होगा आपस में, जो डोमेस्टिक का है वो कंपटीशन करेंगे इंटरनेशनल के साथ, और इसमें क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट होता है उसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को खरीदने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें इसमें मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि इनके आने से हमें क्या है, कंपटीशन होता जरूर है, बट लेकिन जो हमारे राइवल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है और हमें इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन। वी आर स्टार्टअप ग्लोबलाइजेशन। ये भी इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट होता है, और इसकी जरूरत क्यों है, और इसमें इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों इसकी नीड है हमारी, वो बताना है हमने। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर हेल्प्स to globalizations are help to eliminate the barriers to international business, goods and services। ग्लोबलाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का। क्यों होता है कि ग्लोबलाइजेशन की मदद से हमने क्या किया, इसने क्या किया है, जो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो ग्लोबली होता है वो किसी भी कंट्री या किसी भी मार्केट पे डिपेंड होता है, में एप्लीकेबल होता है। ग्लोबलाइजेशन की मदद से क्या हुआ कि हमने जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस, क्या पहले क्या होता था कि जब भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स आते थे, बहुत सारी बाधाएं आती थी, जिनको हमें पूरा करना पड़ता है। जैसे कभी टैक्स से रिलेटेड कोई ऐसा तारीफ है कि कोई ऐसा कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस इंक्रीज हो गए, इम्पोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस इंक्रीज हो गए, कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, या कोई अनदर कंट्री हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स पे इतने ज्यादा टैरिफ लगा के हम अपने बिजनेस ही नहीं करा रहे। तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमने जो, इसने क्या किया कि इसने जो बैरियर्स थे बिजनेस के, जो इंटरनेशनल बिजनेस मतलब कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उनको जो इम्पोर्ट और जो एक्सपोर्ट करने पर, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी बैरियर्स थे ना उनको एलिमिनेट कर दिया था, मतलब कम कर दिया था। बैरियर्स तो अभी भी लगते हैं बट उनको क्या कर दिया था, कम कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, जिससे कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस हुआ वो क्या हुआ, ग्रोथ की तरफ गया, ग्रो करने लग गया। ठीक है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन क्या है, इज द मेन पॉइंट ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की ही मदद से क्या हुआ, आज जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है कंट्री टू कंट्री। ओके गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या है इंक्रीज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें इंक्रीजमेंट में हेल्प करते हैं। ओके गाइस, फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ, जैसे क्या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्लोबलाइजेशन की स्कीम्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है रेज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में सबसे पहला काम किसका है, टेक्नोलॉजी का। आजकल क्या है, आज के एरा में क्या है, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना टेक्नोलॉजी के कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता। इसे ग्लोबलाइजेशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम किसका है, टेक्नोलॉजी का।
इसलिए जब भी हमने किसी भी तो इसलिए जब भी हम कभी भी कोई बिजनेस करते हैं ना, उसमें हमेशा देखना कि टेक्नोलॉजी का काम जरूर होता है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो बिजनेस छोटा है, चाहे वो बड़ा है, या फिर चाहे वो ग्लोबल लेवल पे मैनी कंट्रीज के साथ है, उसमें हमेशा टेक्नोलॉजी का काम होगा। इसलिए ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में सबसे पहला बड़ा काम किसका, हमारा टेक्नोलॉजी का। बिना टेक्नोलॉजी के कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता, चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस है, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस है, या फिर कोई ऐसा कंट्री टू कंट्री बिजनेस है। टेक्नोलॉजी ही हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स है। सेकंड, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन of cross-border trade and resource movements. Cross-border trade and resource movements. देख, सेकंड क्या पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा किसने दिया, लिबरलाइजेशन ने। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि जो क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड जो भी काम होते थे, उन पे जो भी बैरियर्स लगते थे, उनको लिबरलाइज कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, ताकि हमारे बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके, हमारी इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि अगर हमारा ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो हमारे देश की ग्रोथ होगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगी, आपस में इकोनॉमिक की ग्रोथ होगी, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज साथ में ब्रांड की अवेयरनेस होगी अलग अलग कंट्रीज में। इसे लिबरलाइजेशन का मेन पर्पस क्या था कि जो क्रॉस बॉर्डर मतलब जो बाउंड्री से बाहर जो भी बिजनेस हो रहे हैं और जो भी रिसोर्सेज की मूवमेंट्स हो रही है, उस पर लगने वाले जो भी टैक्सेस थे उनको इस कदर कम कर दे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ग्लोबलाइजेशन में क्या है हिस्सा ले सके और अपने बिजनेस को बढ़ा सके। ओके गाइस, नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट क्या है हमारा ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का, डेवलपमेंट ऑफ किसके, हमें सर्विसेज को डेवलपमेंट करना, जिससे कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ हो सके। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज टू support the international business. इस पॉइंट में हमें क्या बताया गया कि हमने कुछ ऐसे सर्विसेज की डेवलपमेंट करते हैं जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को डेवलप करते हैं। वो सर्विसेज क्या हो सकती है कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हमारे जो गुड्स हैं, ठीक है, उनके प्राइस को इस तरह से रखे कि और जो कंट्रीज है उसको अफोर्ड कर सके, ज्यादा से ज्यादा हमारे ब्रांड्स के बारे में लोगों को पता चले, ठीक है, सेल्स को इस तरह से मैनेज किया जाए कि हमारा जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो सके। तो हम इसको डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं कि अपनी सर्विसेज को डेवलप करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि जिस कंट्री में हम बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में पहले तो हमें नॉलेज लेनी पड़ती है कि उस कंट्री में किस टाइप का ट्रेंड है, किस टाइप के ब्रांड्स वहां के लोग पसंद करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हमें अपने जो ब्रांड है या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट करनी चाहिए। फिर उनको वहीं के प्राइस मतलब वहां के लोग किस रिच हैं या रिच से थोड़े कम मिडल उसमें आते हैं या बिल्कुल लोअर वर्ग में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रांड के प्राइस को सेट करो, जिससे क्या होगा कि हम अपने ऐसी सर्विसेज डेवलप करें कि उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिले, उनके साथ कुछ न्यू न्यू उनको गिफ्ट्स प्रोवाइड करना है, वाउचर टाइप्स प्रोवाइड करना, मतलब नए नए वो, जिससे कि हमारा जो बिजनेस है, जो हमारा इंटरनेशनल जो बिजनेस है, उसको हम क्या कर सके, डेवलप कर सके, उसको बढ़ावा दे सके। जितना हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में जो हमारी सर्विसेज है उनको सपोर्ट मिलेगा, उतने हमारा जो बिजनेस होगा वो डेवलप होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कंज्यूमर की जो प्रेशर मतलब जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है उनको ध्यान में रख के ब्रांड या प्रोडक्ट को ऐसे बनाना ताकि जो कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन, प्रेशर को हम सेटिस्फेक्शन भी बोल सकते हैं,
सेटिस्फैक्शन, कि हमने अपने जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, उनको इस तरह से सेटिस्फेक्शन को इस तरह ग्रोथ करना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना हमारे बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होए, हमारे प्रोडक्ट्स की तरह अट्रैक्ट हो, उसे परचेज करें। इसे इंटरनेशनल बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए या किसी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले तो हमने अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको इंक्रीज किया। फिर हमने क्या किया, हमारी जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज करने के बाद फिर हमने अपने जो भी सर्विसेज और जो स्पोर्ट्स है उनको डेवलपमेंट की। उसके बाद हमने क्या किया, जो कंज्यूमर्स है उनके सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा दिया। अगर उनको उनको जितना हम बढ़ावा देंगे उतने वो हमारे जो बिजनेस है उसको एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। साथ में लिबरलाइजेशन किया ताकि क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड जो भी हमारे टैक्स और टैरिफ है उनको इस तरह से कम कर दिया कि ताकि हमारे जो भी बिजनेसेस हैं वो इजिली कंट्री टू कंट्री डेवलप हो सके। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, इंक्रीज द ग्लोबल कंपटीशन। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंक्रीज कंपटीशन। ओके गाइस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसका बढ़ावा उसकी ग्रोथ तो हुई, इससे क्या हुआ, साथ के साथ हमारा कंपटीशन भी बढ़ गया। कैसे बढ़ा, क्यों क्या हुआ, स्कीम के अकॉर्डिंग जो है टैक्स एंड टैरिफ तो कम कर दिया जाए, ज्यादा इंटरनेशनल बिजनेस आपस में कंट्रीज के बीच में होने लगा तो उनसे क्या हुआ, जो मार्केट है उसमें हमारा इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें क्या हुआ, हमारा जो भी कंपटीशन है उसमें इंक्रीज हो गया। जिससे क्या हुआ, कंपटीशन के बढ़ने से क्या हुआ, हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया। ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हमारी मार्केट में आने लगी। और भी जैसे पहले 2 कंपनीज थी, फिर क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने से 4 कंपनीज हो गई, फिर हमारी 6 हो गई। जिससे क्या हुआ, हमारे जो ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया। हमेशा ध्यान रखा जहां पे कंपटीशन होगा वहां पे ही कंपनियां ज्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट लगा लो, कोई भी ऐसा एब्रोड का प्रोडक्ट, लाइक अमेजोन है। अमेजोन क्या है, हमारी इंटरनेशनल ब्रांच है, ठीक है। उसकी ब्रांच हमारे इंडिया में भी है, इंडिया में काफी जगह है, पंजाब में है, हरियाणा में है, ठीक है, कर्नाटका है, बेंगलोर है। उससे क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि एक ही कि उससे अमेजोन हमारे इंडिया में है तो हमारे कंपटीशन होता है अमेजोन का फ्लिपकार्ट के साथ। साथ में फ्लिपकार्ट कंपनी भी आती है हमारे इंडिया में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट भी है, उसकी भी काफी ब्रांचेस है इंडिया में, ठीक है। एक अमेजोन हो गया, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये, और एक हो गया फ्लिपकार्ट। दोनों का काम क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या काम है दोनों का, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना। दोनों में क्या होता है, आपस में कंपटीशन होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों ही का काम क्या है हमारा, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। जिससे क्या इन दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है, ठीक है, आपस में। क्योंकि क्या होता है, कंज्यूमर क्या है, अमेजोन से भी प्रोडक्ट लेता है और फ्लिपकार्ट से भी प्रोडक्ट लेता है, ठीक है। अमेजोन से भी ले रहा हूँ, फ्लिपकार्ट से भी ले रहा हूँ, तो दोनों के बीच कंपटीशन है, बट उससे इनके बिजनेस पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, इन प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। दोनों अपनी जगह पे अपने बिजनेस को ग्रो करें। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के इंक्रीजमेंट में कंपटीशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां कंपटीशन है वही प्रॉफिटेबिलिटी है। अगर कंपटीशन नहीं है तो किसी प्रकार की कोई भी प्रॉफिट है तो हमारा बिजनेस काम ही नहीं कर सकता जब तक एक जैसी 2 कंपनियां आपस में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करेंगे। क्योंकि उन कंपटीशन में क्या होता है कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्राइसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं। अब आप जब भी अमेजोन पे जाते हैं फॉर एग्जांपल, या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, उसमें इतनी सारी शॉप्स चली होती है, ठीक है। हर शॉप में जब आप हर शॉप क्या प्रोडक्ट सर्च किया आपने, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट सर्च किया, जैसे आपने कोई भी टी सर्च करी, टी करी, उसने यहाँ पे 3-4 शॉप बता दी, शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, ठीक है। इसने इसका प्राइस दिया टी का 50 और ये तेरा 70 और इसने कहा मैं 40 में दूंगा, तो आप कौन सा प्राइस लेंगे, आप 40 वाले प्राइस में अपनी उस टी को लेना पसंद, तो
क्या होगा इससे, उसके बिजनेस की ग्रोथ। और यहाँ कंपटीशन चल रहा है, आपने देखा यहाँ पे कंपटीशन है। क्या उसने कहा मैं आपको पहले, उसने दिखाया मैं 70 रुपए में दूंगा, वो कहेगा मैं 50 में, मैं कह 40 में। उसी हिसाब से वो प्राइसेस गिरा देता है, जिससे कि जो पर्सन है उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मिलती है, अच्छे प्राइस में मिलती है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन के लिए कंपटीशन का होना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। सिक्स्थ क्या है? चेंजेस इन पॉलिटिकल situations and government policies। आई होप गाइज आपको पहले तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चेंजेस इन द पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। कई बार हमारा ग्लोबलाइजेशन किस वजह से बढ़ता है? हर देश में क्या होता है? गवर्नमेंट होती है, उसकी अपनी अपनी पॉलिसीज होती है, और हर देश की जो गवर्नमेंट होती है वो चेंज होती है, हमेशा एक सीन रहती है। तो हर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसका हमारे पॉलिटिकली क्या होता है, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। उससे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है पॉलिटिकल, जिससे क्या होता है हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, और जिससे क्या हमारा ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी कोई भी कंट्री उसमें गवर्नमेंट बदल गई और उसने ये कह दिया कि हम ग्लोबली आपकी जो कंपनी है किसी दूसरे देश में काम कर रही है, बट लेकिन मैं आपके लिए एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो टैरिफ है उनको बढ़ा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? उसका बिजनेस तो बढ़ जाएगा, वो कहेगा एक्सपोर्ट पे तारीफ बढ़ा है, ना कि इम्पोर्ट्स पे। एक्सपोर्ट से रिलेटेड, मतलब वो उसके लिए वो इम्पोर्ट है, दूसरे के लिए एक्सपोर्ट्स है। उससे क्या होगा? उसका बिजनेस तो ग्लोबलाइजेशन फैक्ट क्या हुआ? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कम से कम क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। बट लेकिन कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि उसके इंटरनेशनल बिजनेस में इफेक्ट कर पड़े। इसलिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, या जिससे कि हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो इंक्रीज होने से ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा? ज्यादा ज्यादा कंट्रीज हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में पार्ट लेंगे। ओके गाइज, ये था हमारे ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट्स कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे थे जो हमें ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने में आगे रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंटरनेशनल बिजनेस तो हमें बता दिया आपको क्या होता है। बता फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की, इंटरनेशनल बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स है इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस। देखो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसमें आते हैं हमारे फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। फिजिकल एंड सोशल फैक्टर, जो फिजिकली और सोशली हमारे जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्या है? ऑब्वियस बात है, फर्स्ट तो आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि हमारे सोशल से रिलेटेड हो गया। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल पॉलिसीज का भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। इसे मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल पॉलिसीज होती क्या है। ठीक है, कल्चरल फैक्टर, हमारे कल्चर, ऑब्वियस ही बात। हाँ, मैं ये बताती हूँ आपको कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं। सेकंड, थर्ड है हमारा पॉइंट ज्योग्राफिकल एंड इन्फ्लुएंसर। देखो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारा था पॉलिटिकल पॉलिसीज, कल्चर, ज्योग्राफिकल एंड इन्फ्लुएंस।
यहाँ से पॉलिटिकल पॉलिसीज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ओके गाइस, गवर्नमेंट के द्वारा। इंक्रीज गवर्नमेंट का वो होता है, पूरा अधिकार होता है, गवर्नमेंट जैसे भी चाहे को अप्लाई करती है हमारी बिजनेस या किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई किसी भी बिजनेस पे लगा सकती है ये, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो चाहे वो इम्पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हैं इसको गवर्नमेंट लगाती है। कल्चर फैक्टर हमारा क्या होता है, सोशल से रिलेटेड होता है। सोशल से रिलेटेड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि सोशली होता है। क्या होता है, सोशली क्यों होता है ये, क्योंकि जो कल्चर का मतलब क्या होता है कि हर कंट्री का जो कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो हम क्या होता है, जब भी कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं ना कंपनी, अगर हमारी इंडिया की कंपनी किसी अनदर कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि उसकी सेल बढ़ सके, ठीक है। वो वहां के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग देखेगा, वहां के फैशन को देखेगा, वहां के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को देखेगा कि वहां के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है, वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल मतलब जिसमें हम इंडिविजुअल पर्सन या मतलब जो सॉरी ज्योग्राफिकल इंडिविजुअल पर्सन ही होता है, सॉरी मैं आपको एक द्वारा से बताती हूँ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या होते हैं और कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्योग्राफिकल। हाँ, ज्योग्राफिकल मतलब क्या होता है कि जो हमें रिस्क के बारे में बताती है बिजनेस के, ठीक है। जो भी रिस्क है हमारे बिजनेस में, चाहे वो हमारे किसी भी बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हमें मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। ज्योग्राफिकल में क्या होता है, कुछ ऐसे हम रूल्स बनाते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस में कम से कम क्या कर सके, रिस्क कर सके, जिससे क्या हमारे बिजनेस को कम से कम रिस्क हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। इन्फ्लुएंसर कौन सा होता है, नेक्स्ट हमारा है इन्फ्लुएंसर, जो हम दूसरे देश के कल्चर से इन्फ्लुएंस होके करते हैं, किसी बिजनेस के इन्फ्लुएंस में आके करते हैं, क्योंकि हम कोई ऐसी कंट्री है वो हमारे बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को देखा, हाँ भाई ये एक प्रोडक्ट अच्छा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोप है, वो भी सोप का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, हमने सोचा ये सोप बहुत अच्छा वर्क करता है, हमें इससे इन्फ्लुएंस होके इसी टाइप के प्रोडक्ट का एक और बिजनेस करना है ताकि हमारे जो बिजनेस है उसकी ग्रोथ हो सके। इन्फ्लुएंसर में तुम और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, आपने क्लॉथ्स का कोई बिजनेस किया, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इस टाइप की क्लॉथ बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और बहुत अच्छी सेल्स है, ठीक है, उससे आपने इन्फ्लुएंस हुआ कि हाँ मैं इनसे इन्फ्लुएंस होकर और आपने किसी अनदर कंट्री में अपना बिजनेस कर लिया, जिससे क्या हुआ कि आपने वहां के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को बनाया, क्लोथ्स को बनाया और लोगों को अपने ब्रांड के बारे में अच्छी अवेयरनेस प्रोवाइड की, जिससे क्या हुआ कि अपना बिजनेस इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये था हमारे फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हुआ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स में ही उससे रिलेटेड सारे इश्यूज से रिलेटेड आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट, ये तो थे हमारे फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारे कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स कौन कौन से जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उन पे इफेक्ट डालते हैं। सोशल, अब आएंगे हमारे कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स। हमें कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट हो गया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, टूरिज्म हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट हमारा है लाइसेंसिंग, एग्रीमेंट्स, टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट्स, या मैं कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स है कि
कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स, कि कई बार क्या होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स में ही कंपटीशन होने लग जाता है कि हमने इतनी ज्यादा, कि एक देश है वो एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, दूसरा इम्पोर्ट्स ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, उन्हीं में कंपटीशन हो जाता है कि नहीं मैं यहाँ से सामान ज्यादा बेचता हूँ, नहीं मैं सामान ज्यादा बेचता हूँ, उसमें इनका भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पे इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, टूरिज्म, ज्यादा से ज्यादा लोग देश को देखने जाते हैं, टूरिज्म भी क्या है हमारा कॉम्पिटेटिव फैक्टर है, क्योंकि टूरिज्म में भी क्या होता है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, उनकी ब्रांचेस आती है जो क्या होता है टूरिज्म से रिलेटेड जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल पर्सन को, कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, दूसरी कंट्रीज में घूम सके, उससे रिलेटेड पॉलिसीज देती है, बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है कि और कंपनीज भी उसके इन्फ्लुएंस में आके स्कीम्स देने लगे, जिससे कि कंपटीशन होता है। ठीक है, लाइसेंसिंग, ऑब्वियस सी बात है लाइसेंसिंग का होना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी या फिर कोई भी कंट्री अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करे, उसके लिए उसको लाइसेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में हम आगे पूरा ओवरव्यू में पढ़ेंगे। अग्रीमेंट, ऑब्वियस सी बात है हर कंट्री के बीच क्या होता है कि अग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है जब भी वो किसी भी बिजनेस को अडेप्ट करते हैं। ठीक है, और टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी टैरिफ मतलब टैक्स, उससे रिलेटेड भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जब भी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें या फिर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को वन कंट्री टू अनदर कंट्री डिलीवर करोगे तो आपको इतना परसेंट टैक्स पेड आउट करना पड़ेगा। ओके गाइज, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, हमें इंटरनेशनल बिजनेस की जरूरत क्यों है, नीड क्यों है, ग्लोबलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत है, और हमारे इंटरनेशनल बिजनेस के कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये था हमारा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। आप हम पढ़ेंगे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में कौन कौन सी फर्म्स आती है जो वर्क करती हैं। ओके गाइज, ये तो हमारे थे फैक्टर्स। हमारे क्या, अब हमने क्या पढ़ना है कि ऐसी कौन कौन सी फर्म्स है जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में वर्क करती है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस फर्म, कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस फर्म्स में कौन कौन सी आती है। ठीक है, फर्स्ट आती है कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, सेकंड होती है हमारी ट्रांजिशन ट्राने इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है, देखिए इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है, पहले तो हम ये समझते हैं इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है। इंटरनेशनल कंपनी इज द कंपनी company who are import and export, who are imports and exports goods and services. They have no investment, no outside investment but the home. But outside investment, no outside investment, not outside investment of their home country. सिंपली याद रखना है हमने कि इंटरनेशनल कंपनी क्या होती है। इंटरनेशनल कंपनी वो कंपनी होती है जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स दोनों को हैंडल करती है। ठीक है, और उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसकी कंट्री की होती है, कोई अनदर कंट्री उसमें इन्वेस्ट नहीं करती।
ठीक है, इसलिए इसको इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। कि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस होता है कि ऐसी कंपनी होती है जिसमें वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वो इंपोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। उसमें जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है वो खुद की होती है, किसी भी आउटसाइड कंपनी की उसमें उसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसको इंटरनेशनल कंपनी कहा जाता है। सिंपली याद रखना, इंटरनेशनल के नाम से ही वर्ड से याद रखना, अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या इंटरनेशनल मतलब जिसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी आउटसाइड इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो उसकी होम कंट्री की होती है, कि जिस कंट्री की वो ब्रांच है वो उसी की इन्वेस्टमेंट का यूज करता है, किसी अनदर कंट्री की इन्वेस्टमेंट का वो यूज नहीं करता। ओके गाइज, आप आई होप आपको ये पता चल गया कि इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी क्या होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट आती है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी। कंपनी नेक्स्ट फर्म कौन सी है हमारी मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी is accepted the investment to another company but not share the brand to other country। ध्यान से सुनो, इसमें इंटरनेशनल कंपनी में क्या है, क्या था कि उसमें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, और उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो उसकी होम कंट्री की होती थी। बट मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है, इसमें जो होती है कि वो और कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट तो वो एक्सेप्ट करती है, बट लेकिन अपने प्रोडक्ट की कोई भी डिटेल या फिर कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है ना, वो उस कंट्री के साथ शेयर नहीं करती, वो उस तक ही रहता है। ठीक है, मतलब इसमें मल्टीनेशनल में तो क्या वो इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर रही है उससे रिलेटेड, बट लेकिन जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स है जो भी है वो किसी भी दूसरी कंपनी के साथ शेयर नहीं करती है। ये होता है मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल कंपनी कि ट्रांजेक्शनल कंपनी क्या होती है। इज ट्रांसनेशनल कंपनी, सॉरी ट्रांसनेशनल कंपनी होता है। ट्रांसनेशनल कंपनी कौन सी है? ट्रांजेक्शनल कंपनी वो होती है जो मोर एंड मोर होती है। ट्रांजेक्शनल कंपनीज आर more and more complex organization they are invested foreign operations like R&D department, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या किसी डिसीजन मेकिंग में। वैसे ट्रांजिशनल कंपनी क्या होती है? ट्रांजिशन कंपनी क्या है? मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मतलब कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जो इन्वेस्ट तो करती है फॉरेन ऑपरेशन से, बट वो किस में करती है? हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर कोई डिसीजन लेना है कंपनी से रिलेटेड उनमें वो इन्वेस्ट करती है। ट्रांजेक्शन कंपनी का काम ही क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना है जिससे कि हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इंक्रीज कर सके, उसको बढ़ावा दे सके, क्योंकि हर कंपनी में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं ना
उसकी रिसर्च करना, मतलब उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी को देखना मार्केट में आने से पहले। इससे ट्रांजेक्शनल कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है कि R&D कंपनी से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है उस पर डिसीजन देना, फिर डिसीजन देने के बाद ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करना। दिस इज अ ट्रांसनेशनल कंपनी। ये था हमारे थर्ड। अब हमारे पास एक लास्ट पार्ट टाइप रह गया कि इंटरनेशनल बिजनेस का वो लास्ट कंपनी कौन सी होती है जो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में पार्टिसिपेट करती है। This is the last topic of today's overview. ग्लोबल कंपनी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्लोबल कंपनी मीन्स ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबली होता है। इसकी मदद से क्या हुआ था, कंपटीशन वगैरह, कंपटीशन तो इंक्रीज हुए बट लेकिन क्या हुआ, साथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनियां क्या है, इन्वेस्ट करती है बिजनेस में। मैनी कंट्रीज आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ग्लोबल कंपनी का मतलब क्या होता है, जो ग्लोबली होती है, जिसकी जो ब्रांच होती है वो हर कंट्री में मिलेगी आपको। हर कंट्री में उसका वर्क होगा, हर कंट्री में उसके मैनी मैनी उसकी ब्रांचेस होगी, और मैनी हर कंट्री में उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे कि कंपटीशन तो बढ़ेगा, बट इन कंपटीशन बढ़ने से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, ब्रांड से रिलेटेड उसकी अवेयरनेस भी हर कंट्री में होगी, इसलिए इसको ग्लोबल कंपनी कहा जाता है। ओके गाइज, इसके अब हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे हमारा कि डोमेस्टिक कंपनी और इंटरनेशनल कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। आई होप गाइज आपको ये सब आज अभी तक का सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब आता है हमारा डिफरेंस। इंटरनेशनल में, दिस इज द टुडेज लास्ट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस में हमारा क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुनो। इंटरनेशनल बिजनेस are done by the out of the boundary of any country, ठीक है। एंड डोमेस्टिक done by the with in the boundary of any country। ओके गाइस, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट डिफरेंस क्या हमारा इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक कंपनी। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री के बाहर किया जाता है। सिंपली ध्यान रखना है, इसका की पॉइंट क्या है, जो आउट ऑफ द बाउंड्री किया जाता है, ठीक है। और डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, जो किसी भी कंट्री की बाउंड्री के अंदर किया जाता है, मतलब जो होम में होता है।
इसका की पॉइंट हमेशा रहना है जो विद इन द बाउंड्री होता है। सिंपली याद करने का तरीका क्या होता है डिफरेंस का, कि उसमें आप की पॉइंट पकड़ लो कि की पॉइंट क्या है। जैसे इंटरनेशनल बिजनेस कैसे होता है, पहले आपको मीनिंग क्लियर होगा क्या क्या होता है, जो आउट ऑफ द बाउंड्री होता है, मतलब किसी भी देश के बाहर होता है। और जो डोमेस्टिक बिजनेस होता है वो जो होता है विद इन द बाउंड्री, मतलब जो देश के अंदर हो रहा है, इसको कहते हैं हम डोमेस्टिक बिजनेस। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या अंतर है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, आउट ऑफ द बाउंड्री होता है, और डोमेस्टिक बिजनेस हमारा विद इन द बाउंड्री होता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस में जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी होती है वो हाई होती है, एंड सर्विसेज क्वालिटी आर हाई। डोमेस्टिक कंपनी बिजनेस में द गुड्स एंड सर्विसेज आर लो। ध्यान रखना कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि जो हमारे गुड्स एंड जो सर्विसेज होगी ना उसकी क्वालिटी हमेशा हाई होगी, वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है हमेशा ध्यान रखना कि जो गुड्स और सर्विसेज की जो क्वालिटी होती है ना वो अच्छी नहीं होती, मतलब वो लो होती है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम होती है। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। इससे थर्ड पॉइंट तो यही बन गया इसका। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट हाई होती है। बिजनेस में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है हमारी, हाई होती है, क्यों ज्यादा ज्यादा कंपनी इन्वेस्ट करती है। एक ये पॉइंट हो गया हमारा। और डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है, इन्वेस्टमेंट आर लो। तीन पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या था, वो आउट ऑफ द बाउंड्री होता है, वो विद इन द बाउंड्री होता है। सेकंड पॉइंट क्या, जो इंटरनेशनल बिजनेस में गुड्स और जो सर्विसेज होती है उसकी क्वालिटी हाई होती है, और जो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें गुड्स और सर्विसेज की जो भी क्वालिटी होती है वो हमेशा लो होती है। वैसे इंटरनेशनल बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हाई होती है, अगर हाई इन्वेस्टमेंट है तभी गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, अगर इन्वेस्टमेंट लो होगी तो गुड्स की क्वालिटी लो हो जाएगी। वैसे डोमेस्टिक बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारे इंटरनेशनल बिजनेस का। जो डोमेस्टिक जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसमें जो भी इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, हाई रीच तक होते हैं। बिजनेस क्या होते हैं, हाई रीच है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है। डोमेस्टिक बिजनेस में क्या होता है, लो रीच कस्टमर होते हैं, जो आर इन लो रीच। वैसे बात, इंटरनेशनल वीजा हाई रिस्क तक क्यों है, ये कंट्री टू कंट्री वर्ल्ड वाइड है, कहीं पे पहुंच सकता है। और डोमेस्टिक बिजनेस क्या होता है, सिर्फ आउट ऑफ विद इन द बाउंड्री तक ही रह जाता है, उसमें प्रोडक्ट की अवेयरनेस बाहर तक जा ही नहीं पाती। और इंटरनेशनल बिजनेस में हमारी जो अवेयरनेस होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड वो दूर दूर तक होती है, इसलिए इसको हाई रिच कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में जो कस्टमर्स होते हैं वो मोर और लेस होते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल में जो कस्टमर्स होंगे वो क्या होंगे, हाई रेंज ऑफ क्वालिटी होगी, हाई रेंज टू एनी कंट्री। डोमेस्टिक में मोर एंड लेस होंगे। ध्यान से सुनना,
इंटरनेशनल बिजनेस में जो कस्टमर्स होंगे वो हाई रेंज में होंगे, हाई रेंज में क्योंकि कंट्री टू कंट्री होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है दूर दूर तक जाता है, ज्यादा ज्यादा कस्टमर्स उनको खरीदते हैं, बट डोमेस्टिक में मोर एंड लेस होता है।